ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सेना भवतु सेनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम जी ललिता जी, अच्छा उच्चारण था आपका। प्रारंभ करते हैं आज के सायकालीन सत्र में। कल हम सब मानव शरीर में सन्निहित शक्ति केंद्र या ऊर्जा चक्र का अध्ययन कर रहे थे, और उसमें से ये कुल 8 चक्र होते हैं, 8 चक्र होते हैं हमारे शरीर में जो ऊर्जा के केंद्र है। इनका कोई आकार नहीं होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट ना हो, ये ऊर्जा के बिंदु होते हैं। एक साधारण व्यक्ति में ये अधोमुखी कमल के सदृश होते हैं, और जब प्राणायाम, योग साधना, ब्रह्मचर्य पालन, ध्यान, धारणा, इनकी साधना के फलस्वरूप ये सभी चक्र क्रमशः जागृत हो जाते हैं। और वो चक्र जो 8 चक्र हैं, इनको ये कौन कौन से हैं जिनका हम कल अध्ययन कर चुके थे? पहला चक्र कौन, कोई बताएगा आप में से? जी मैम, पहला चक्र है मैम मूलाधार चक्र जी और दूसरा चक्र है मैम स्वादिष्टान चक्र। हाँ जी। तीसरा चक्र मैम नाभि चक्र। चक्र यानी मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जी मैम। उसके बाद मैम अनाहत चक्र या हृदय चक्र। हाँ जी उसके बाद मैम विशुद्धि चक्र। जी। उसके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। आज्ञा चक्र, फिर मनस चक्र है, और फिर सहस्त्रार चक्र है। तो मैम चलिए, आज अच्छा थैंक यू मैम। मैम पता है। तो इन चक्रों पर ध्यान करके, अपने प्राण और मन का निग्रह करके, ध्यानोपयोगी आसन में बैठ करके जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम भी हमें पूर्ण एकाग्रता के साथ करना चाहिए। एकाग्रचित्त होने का सही तरीका है कि आंखें बंद कर लें और अपनी गर्दन कमर को सीधा रखें। प्राणायाम हम कोई भी करें तो अंदर ही अंदर मन में ओम का ध्यान करना चाहिए या गायत्री ध्यान करना चाहिए। उस समय हमें संसार की कोई बात, यहाँ तक कि किसी सत्कर्म का भी ध्यान नहीं रहना चाहिए कि वो काम बहुत अच्छा है तो वो मैं कर लूं। केवल और केवल ईश्वर के सामने मैं उपस्थित हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उनके सामने उपस्थित हूँ। इस भाव के साथ में प्राणायाम करने का प्रयास करना चाहिए कि ये श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो अखिल ब्रह्मांड में उपस्थित जो सबसे अधिक शक्तिशाली और उपयोगी शक्ति प्राण है, उसको मैं अपने शरीर में पहुंचा रहा हूं। और ये प्राण कार्य और स्थान के भेद से कुल 10 प्रकार के हैं, और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। यदि प्राण नहीं है तो ये शरीर निश्चेष्ट है, मृत है। प्राण के कारण ही इस देह की सत्ता है, मतलब इस देह की आइडेंटिटी है। अगर हमें जाना जाता है तो हमारे भीतर प्राण, प्राणिक ऊर्जा है, इसलिए हमें जाना जाता है। तो इसमें हमने 6 चक्रों का अध्ययन
कल कर लिया था। और जो सातवां चक्र है मनस चक्र। आज्ञा चक्र है दोनों भ्रुवों के मध्य भ्रिकुटी के भीतर, और मनस चक्र है बिल्कुल हमारे मस्तक के केंद्र। मनस चक्र, मनः प्लस चक्र, जो विसर्ग है वो संधि होने पर आधा शा शरीफे का बन गया। वैसे तो मनः चक्र ही है, लेकिन जब उसको संधि करके लिखेंगे तो मनस चक्र उसका उच्चारण करेंगे। अब ये मनस चक्र क्या है? ये मनस चक्र जहाँ हमारे बिंदी लगाते शरीर हैं में, वहां होता है मैम, जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां होता है। नहीं, और बिंदी भी हम लोग गलत स्थान पर लगाते हैं। बिंदी हमें यहाँ मनस चक्र के स्थान पर लगानी चाहिए, माथे का जो मध्य भाग है वहां पर लगाना चाहिए। इसी मनस चक्र को ही लगाते हैं, और जब बिंदी उसकी सिंदूर की या रोली की या चंदन की या हल्दी की लगाई जाती है तो वहां पर एक प्रेशर भी आता है और उस पदार्थ का प्रभाव पड़ता है। अब तो स्टिकर वाली बिंदी है तो स्टिकर का तो प्रभाव वैसा नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इसीलिए तिलक और बिंदी का महत्व इसीलिए होता है, हम इन चक्र को सम्मान देते हैं और इन पदार्थों के प्रयोग से उस चक्र को ऊर्जावान करते हैं। इसलिए इसलिए कोई बहुत अधिक विचलित हो जाए और एग्रेसिव मूड वाला है तो उसको चंदन का तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। स्त्रियां क्योंकि शांत स्वभाव की होती हैं तो उनको सिंदूर की बिंदी लगाने के लिए कहा गया, अगर विवाहित है तो। नहीं तो फिर चंदन का ही तिलक अच्छा है, चंदन की बिंदी अच्छी है, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी अगर हम बहुत ज्यादा विचारों में उलझे हुए रहते हैं, बहुत अंडर प्रेशर रहते हैं, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि हमारा माथा गर्म हो जाता है। उस माथे के केंद्र में मनस चक्र होता है। ये मनस चक्र कहाँ पर है? ये ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है? ये कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई संरचना नहीं है, ये ऊर्जा का एक केंद्र है। और ये कहाँ पर है? हमारा जो मस्तिष्क है, अगर आपने इसकी संरचना कहीं चार्ट में, मैगजीन में, कहीं भी, या क्रोम में, गूगल में देखी हो, तो आप इतना जरूर जानते होंगे कि हमारा मस्तिष्क आगे बढ़ा हुआ होकर के थोड़ा सा पीछे को धसा हुआ रहता है, जैसे कोई टोपी होती है, जैसे अखरोट का की गिरी होती है, उस तरह का आकार होता है हमारे मस्तिष्क का। तो जो झुकाव के बाद जो भीतरी जगह है मस्तिष्क की, वहां पर की संरचना को, वहां उस स्थान को कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो प्रेफिक्स इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि वो मस्तिष्क के पिंडाकार संरचना के नीचे उपस्थित है, इसलिए हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे और हाइपर का मतलब ऊपर, जैसे हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म। तो हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का निचला भाग है, वहां भीतर की ओर का स्थान हाइपोथैलेमस कहलाता है, और उसमें वहां पर ये मनस चक्र का स्थान होता है। मनस चक्र क्या करता है? ये मनस चक्र हमारे हृदय के साथ, हृदयाकाश, हृदय चक्र, और वो कारण शरीर, लिंग शरीर, हृदय कोश, अनाहत चक्र, ये सब जिसके नाम हैं, यानी कि जहां संवेदना, सहानुभूति, श्रद्धा, इन भावनाओं का उदय होता है, वो आगार, वो स्थान, उससे संबंध स्थापित करके हमारे मन और भावनाओं के अनुरूप विचारों को, संस्कारों को देता है, सकारात्मकता को जन्म देता है। और उसके लिए मस्तिष्क में किन रसों की आवश्यकता होती है, उन रसों को उत्पन्न करने की क्षमता इस मनस चक्र में होती है। तो ये कैसे? इसीलिए जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी उद्गीत करते हैं तो हमारा चित्त शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, किसी भी तरह की मन में कोई दुर्भावना या कोई उलझन नहीं होती है, क्योंकि हम इससे अपने मनस चक्र को जागृत कर चुके होते हैं। आज्ञा चक्र जागृत होता है, मनस चक्र जागृत होता है, और क्रमशः जैसे दिवाली की झालर होती है बल्ब की, तो स्विच ऑन किया तो एक बल्ब जला तो सारे बल्ब जल गए, उसी तरह से हमारे ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। तो ये है मनस चक्र। तो इस तरह से मनस चक्र क्या करता है, मतलब हाइपोथैलेमस या मनस चक्र ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को
स्टेबल स्टेट में लाते हैं, स्थिर स्थिति में, उद्विग्नता को समाप्त करते हैं, चित्त को शांत करते हैं। और उस टर्म को इंग्लिश में कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, HOMOEOSTASIS, स्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब स्थिर स्थिति में हमारे शरीर को, मन को, भावनाओं को लेकर के आते हैं। तो जब प्राण और मन का निग्रह करके साधक अपने मनस चक्र पर ध्यान करता है तो उसको, उसका चित्त शांत होता है और नए विचारों का उदय होता है। और यकीन मानिए कि जब ये विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मनस चक्र और सहस्त्रार चक्र जागृत हो गए हैं तो जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, नवाचार, कुछ नया कर पाना, कुछ नया क्रिएटिव, संरचनात्मकता या सृजनात्मकता, इस शैली का उदय होता है जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं। फिर लास्ट, आखिरी या 8वां चक्र है सहस्त्रार चक्र। जैसा नाम से विदित है, सहस्त्र मतलब हजार, हजार यानी अनगिनत। सहस्त्रार चक्र का स्थान कहाँ पर है? हमारे मुख गुहा में जो तालु है, ऊपर की सतह, मुंह में अंदर, तो उस तालु के ऊपर मस्तिष्क में जहां ब्रह्म रंध्र होता है, उस ब्रह्म रंध्र के ऊपर यानी बिल्कुल शीर्ष पर, टॉप पर सहस्त्रार चक्र का स्थान है। कहां पर? हमारी मुख गुहा में ऊपर तालु है, तालु के ऊपर मस्तिष्क में जो ब्रह्म रंध्र है उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र का स्थान है। अब देखिए। मैम, हाँ मैम जैसे एक बालक होता है शुरुआती स्थिति में, तो मैम जो उसका सिर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा मुलायम सा होता है मैम, हाँ जी, तो क्या वही उसी हाँ उसी जगह को? जी बिल्कुल। और उसकी लंबाई चौड़ाई जो है एक अंगूठे के बराबर होती है। तो इस चक्र पर जब प्राण और मन का निग्रह करके, मतलब उसको वहां पर एकाग्र चित्त करते हुए जब हम प्राणायाम करते हैं, जब साधक प्राणायाम करता है, वहां ध्यान लगाता है, तो हमारे चित्त की वृत्तियां, उनका निरोध हो जाता है। जो 5 वृत्तियां बताई गई हैं, 5 तरह की, उसमें सभी तरह की भावनाएं आ जाती हैं उन 5 वृत्तियों में। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, तो इन सब वृत्तियों का निरोध होता है, या तो इनका डाइवर्जन हो जाता है, तब यही साधक के लिए साधना के मार्ग में सहायक हो जाती हैं, और या फिर इनका पूर्णतया निरोध हो जाता है और तब समाधि की स्थिति आती है। उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि यानी कि अब चित्त में कोई वृत्ति बची ही नहीं है, बस साधक जो कुछ है केवल एक वो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसी को ही सत्य मानता है, उसी की सत्ता को, अपने को भी निर्मूल्य निर्बीज समाधि होती है कि ये जो बीज है ये भी अब नहीं है, ये जो देह है, ये पिंड है, ये भी अब नहीं है। उस समाधि की प्राप्ति होती है। वो बहुत अखंड प्रचंड साधना का परिणाम होता है जब वो सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है और असंप्रज्ञात समाधि लगती है। हमारे जो भारतीय सांस्कृतिक साहित्य है, उसमें जो ऋषि परंपरा है, उसमें आप लोग जानते भी होंगे, इसका अनुभव भी किया होगा कि पहाड़ों में, हिमालय में ऐसे बहुत से साधु महात्मा लोग होते हैं जो वहां जा करके तप करते हैं और वो इसी तरह का प्रयास करते हैं प्राणायाम के द्वारा। जो भी हमारी पुरानी कहानियों में कहा गया है कि ध्रुव ने तपस्या की या पार्वती ने तपस्या की, तो अगर आप उस ग्रंथ को उठा के पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है, प्राण और अपान को एकाग्र करके, उनको एकाकार करके। पार्वती ने भी इसी तरह से, अर्थात ये सब प्राणायाम करते थे। प्राणायाम करना एक नियम था, जैसे सवेरे उठ करके ब्रश करना, दांत का मंजन करना, स्नान करना एक नियम है, उसी तरह से प्राणायाम संध्या काल में करना एक नियम था। तो वही तप होता है, यही पुरुषार्थ है। स्वामी जी कहते हैं कि जितने पुरुषार्थ संसार में हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ प्राणायाम है। और क्यों? क्योंकि इस पुरुषार्थ के द्वारा हम सत्य के सामने आ जाते हैं, सत्य को पहचान जाते हैं। इसी पुरुषार्थ के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तप के द्वारा हम जो परम पद है भगवत भक्ति का,
उसको प्राप्त, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और थोड़ा सा नीचे स्तर पर सोचे तो ये इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है क्योंकि इससे हमारे विकारों का क्षय हो जाता है, हमारा शरीर और चित्त मन निर्मल हो जाता है, किसी तरह का उसमें विकार नहीं रहता, किसी की भी तरह के प्रोस एंड कॉन्स नहीं रहते हैं, सारे जैसे कि सारी गुत्थियां सुलझ चुकी होती हैं। तो वो जो सुलझी हुई विचार शैली है वो इसके द्वारा प्राप्त होती है, प्राणायाम के द्वारा परिपक्वता आती है। और जब सहस्रार चक्र जागृत होता है तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो माथे के भीतर मस्तिष्क में है और जो साइड में है पिनियल ग्लैंड, इनके साथ ही जो अन्य जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सब का फंक्शन, उनकी क्रिया प्रणाली संतुलित हो जाती है। और इसीलिए जब देखिए भस्त्रिका करते हैं तो हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, लंबी छोड़ते हैं। लंबी श्वास लेते हैं जब, तब उस समय हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है, और जब दीर्घ श्वास हम छोड़ते हैं तो रक्तचाप नीचे आता है। क्रमशः इस प्रक्रिया को बार बार पुनः पुनः जब हम दोहराते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे ऊर्जा चक्र, क्योंकि ये दीर्घ श्वास की शैली है, कैसी श्वास प्रश्वास है, दीर्घ, लंबी और गहरी, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा एंडोक्राइन सिस्टम चैतन्य होने लगता है, जागृत होने लगता है। और यही कारण है मुख्य रूप से कि हम साधक जो है अपने आप को शरीर के भीतर हम स्पंदन का अनुभव करते हैं और हल्कापन का अनुभव होने लगता है हमें। इसलिए प्राणायाम प्रारंभ करने में सबसे पहले भस्त्रिका आवश्यक होता है। कोई भी कार्य करना हो, आप पूजा पर बैठ रहे हैं तो पहले थोड़ी देर भस्त्रिका अवश्य करिए, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। आप गायत्री साधना करने बैठ रहे हैं, थोड़ी देर भस्त्रिका अवश्य करिए। आप माला करने बैठ रहे हैं, माला जप जाप करने, थोड़ी देर भस्त्रिका करिए। आपको सिरदर्द हो रहा है, हेडेक है, भस्त्रिका कीजिए। आप अध्ययन करने के लिए बैठ रहे हैं, पढ़ाई करनी है, तो आप थोड़ी देर भस्त्रिका करिए, यानी कि दीर्घ श्वास लेना, दीर्घ श्वास छोड़ना, डायफ्राम तक दीर्घ श्वास को भरा जाता है। वो अभी जब प्राणायाम की चर्चा होगी तो उसमें उसको एलैबोरेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम संतुलित हो जाता है जब सहस्रार चक्र जागृत होता है। तो ये इतने अद्वितीय, इतने अद्भुत ये हमारे 8 चक्र हैं कि इनको इसीलिए ऊर्जा चक्र कहा गया है। ऊर्जा कैसी है? विध्वंसात्मक नहीं है, सकारात्मक है, संरचनात्मक है, और उस ऊर्जा के कारण ही हमें आरोग्य मिल रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। और हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली है, हृदय की कार्यशैली है, फेफड़ों का फंक्शन है, या हमारे किडनीज का फंक्शन है, या हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है, सब कुछ संतुलित हो जाता है प्राणायाम के करने से। तो प्राणायाम करना सिर्फ हमने सांस को बाहर खेला छोड़ा इतना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके पीछे सिद्धांत क्या काम कर रहा है, जब वो हमें ज्ञान हो जाता है तब प्राणायाम करने का अद्वितीय लाभ होता है। इसीलिए कहते हैं जब प्राणायाम करें तो मन में विचार करें कि अब हमारे भीतर क्या हो रहा है। हम भस्त्रिका कर रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है, कपालभाति कर रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है, और फिर उसका अद्वितीय लाभ होता है। साधारण रूप से किसी बच्चे को जैसे बिठा दिया और उससे कहा चलो कपालभाति करो, तो वो तो नहीं समझेगा ना। लेकिन जो साधना के पथ पर आया है उस साधक को ये ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए आपको प्रातःकालीन सत्र में प्रायोगिक रूप से प्राणायाम कराया जाता है, और सायकालीन सत्र में विभिन्न विषयों के जो भी इसके साथ में सहायक विषय है, प्राणायाम के साथ, योग के साथ, उन सभी विषय, दर्शन है, मनोविज्ञान है, आयुर्वेद है, सबसे आपका परिचय कराया जाता है, ताकि आप उसमें निष्णात हो जाए। जो योग की विद्या है आप उसमें निष्णात हो सकें, आपका वैदुष्य और अधिक प्रबल हो सके। तो ये इस तरह से 2 चक्र हो जाने से हमारे 8 चक्र पूर्ण हो जाते हैं। और अब हम जो दूसरा चैप्टर जो हमको आज लेना था उस पर हम आ जाते हैं, और वो हमारा था यौगिक क्रियाओं का यांत्रिकीय विश्लेषण। आप कौन है? चीनू जी, मुंह में पेन पेंसिल मत डाला करिए, ये तो बच्चे डालते, एक अलग सी आदत बन जाएगी, और उसमें विक्षेप होता है, जो देख रहा है आपको वो, और आपका भी उसमें ध्यान डाइवर्ट होता है, कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं।
जैसे पेन पेंसिल टच होगा आपकी जीभ से, ओठों से, और फिर वो विद्या की चीज है, तो उसको संभाल के साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हमारा अगला चैप्टर है यौगिक क्रियाओं का यांत्रिकी विश्लेषण। उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, जो हम योग क्रियाएं करते हैं उस मैकेनिज्म को हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स और जो भी जिनको योग में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं बड़े पुरजोर तरीके से। आलोचना करने में उनके शब्दों की चोट और वजन ज्यादा होने लगता है। तो इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि ये किस तरह से हमारे शरीर के भीतर काम करते हैं। श्वसन क्रिया तो हर कोई करता है, और श्वसन क्रिया यानी कि प्राण वायु को शरीर के भीतर लेना और जो विषाक्त वायु है उसको शरीर से बाहर छोड़ना। तो शरीर के भीतर लेना हो गया श्वास, और शरीर के बाहर छोड़ना हो गया प्रश्वास। ये श्वास प्रश्वास की क्रिया जो की जाती है, इसी को श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया हमारे शरीर में 2 लेवल्स पर होती है। नंबर 1, हमारी रक्त कोशिकाओं के स्तर पर, जो हम वायु लेते हैं, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और उसमें से उन्हीं गैसों के मिश्रण में एक प्रमुख वायु है ऑक्सीजन, जिसको प्राण वायु कहते हैं। तो उस वायु का मिश्रण पूरा, सब गैसेस भी हमारे शरीर के भीतर जाती हैं, ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के भीतर जाती है, प्राण वायु। जो सबसे अधिक जिसकी हमें आवश्यकता है वो है प्राण वायु, ऑक्सीजन। जो श्वसन, आंतरिक श्वसन या श्वसन करते समय शरीर के भीतर जाती है, जैसे ही ये गई वायु अंदर, उसमें ऑक्सीजन है, तो शरीर फेफड़ों में गई, फेफड़ों ने उस ऑक्सीजन को या उस प्राण वायु को रक्त में छोड़ दिया, क्योंकि हृदय से वहां पर आर्टरीज आती हैं, और जिनमें रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, वो ऑक्सीजन लेने के लिए आती हैं, तो वो ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त लाल रंग का नहीं होता है। रक्त कैसा होता है हमारा? रक्त हमारा मटमैले पीले से रंग का होता है। जो उसका तरल पदार्थ है वो मटमैला पीले से रंग का होता है, उसको कहते हैं लसिका। तो फिर ये लाल क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं डूबी रहती हैं, इसी में होती हैं, जिनको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। वैसे तो कोशिका है ये, लेकिन कणिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका से भी अत्यंत सूक्ष्म आकार की है, और इनकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त 2 और प्रकार की सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से आप परिचय हो चुका होगा, क्योंकि जब डेंगू बहुत फैला था, तो डेंगू में ये था, प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटलेट्स बढ़ गई, प्लेटलेट्स के लिए ये लो, गिलोय पियो, और पपीते का रस लो, पपीता खाओ, कच्चा पपीता। तो इस तरह के गिलोय मैम। प्लेटलेट नाम हमारे कॉमन लैंग्वेज में ये टर्मिनोलॉजी बहुत आई। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये हमारे रक्त में होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। अब ये सभी रक्त कणिकाएं जो हैं, ये उस प्राण वायु को, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। तो एक तो रक्त कोशिकाओं के स्तर पर श्वसन की क्रिया होती है, उन्होंने सतह से ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया। और दूसरे हमारे ऊतकों के स्तर पर, और कहाँ जरूरत है रक्त की, अरे प्राणवायु की, कहाँ जरूरत है ऑक्सीजन की? हमारे टिश्यूज को, हमारे पूरे शरीर को आवश्यकता है। फिर ऊतक ही क्यों कहा गया? ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू आजकल टिश्यू पेपर को कहा जाता है, तो वो उसको टिश्यू कह देते हैं। टिश्यू नहीं कहना चाहिए, पूरा टर्म जो है वो टिश्यू पेपर है। क्यों कहते हैं उसको टिश्यू पेपर? देखिए, हमारा शरीर या पौधों का शरीर या कोई भी जीव हो, सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और ऐसी कोशिकाएं जो संरचना और कार्य में समान हो, वो टिश्यू कहलाती हैं या ऊतक कहलाती हैं, जिनका कार्य भी समान है, संरचना भी समान है। जैसे एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो हमारे लिवर का निर्माण करता है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो हमारे नेत्र का
या हमारे मस्तिष्क का निर्माण करता है। तो संरचना में समान और कार्य में समान ऐसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, उसी को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। और कई सारे टिश्यूज यानी ऊतक मिल करके एक अंग का संरचना का निर्माण करते हैं। कुछ ऊतकों ने वो बना दिया, लिवर बनाया, किसी ने किडनी, किसी ने पैंक्रियास, ये सब का निर्माण किया। और बहुत सारे अंग मिल करके, दो या दो से अधिक अंग मिल करके एक सिस्टम, तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे एक पाचन तंत्र है, एक श्वसन तंत्र है, एक अस्थि तंत्र है, इस तरह से। तो और सारे तंत्र मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो कोशिका के समूह को कहा गया ऊतक। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। प्लांट्स में जो पौधों की या वृक्ष की जो डंडी है, जैसे पत्ती है, तो पत्ती का चौड़ा जो फलक है, उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं लंबी आकार की होती हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं चपटे आकार की होती हैं, कुछ कोशिकाएं स्टोमेटा होती हैं जो छिद्र का निर्माण करती हैं, और उन छिद्र से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है बारिश के दिनों में, अगर अधिक हो गया है। और अगर कम है, जल की स्थिति कम है वातावरण में, वायुमंडल में, सूखे मौसम में, तो वो सिकुड़ जाती है ताकि छिद्र छोटा हो जाए, तो वायु की जल की हानि ना हो सके। तो पौधों में भी होती है। तो पौधों में भी एक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह होता है, अर्थात ऊतक होता है, अर्थात टिश्यू होता है। और पौधों से ही कागज बनाया जाता है। तो जो फाइन क्वालिटी का कागज बनाया गया, तो उसमें जो कमर्शियल लोग थे, जो व्यापारी लोग, तो उन्होंने इसका कुछ अच्छा सा नाम देना चाहा। वैसे तो वो पेपर है, अच्छा सा नाम देना चाहा जिससे इसकी पब्लिसिटी बढ़े, तो उसका नाम टिश्यू पेपर रखा। हर कागज, अखबार का कागज भी टिश्यू से बना है, और वो टिश्यू पेपर भी जिससे हम फेस वाइप करते हैं, मुंह पोंछते हैं, वो भी टिश्यू से बना है, तो उसको टिश्यू पेपर कहते हैं। लेकिन सिर्फ टिश्यू नहीं कहा जाना चाहिए, टिश्यू पेपर ही बोला जाना चाहिए। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी नहीं बोलते हैं, बायो बोलते हैं, बायो का पीरियड है। ये कोई तरीका नहीं होता। बायो का पीरियड क्या होता है? बायो का मतलब तो है जानवर, जीव, तो जानवर का पीरियड है। लोगस, लोगोस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अध्ययन या स्टडी या साइंस। तो जीव का अध्ययन, ये पीरियड है। सब टर्मिनोलॉजी गलत चल रही है, और टीचर्स भी गलत बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा भी गलत जाता है बायो। और जैसे सोशल स्टडीज को एसएसटी कह देते हैं, एसएसटी बिल्कुल गलत है एब्रिविएशन। एसएसटी कैसे हो जाएगा? एस जो एब्रिविएशन होते हैं ना, ये फिक्स्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। एस का मतलब स्कूल है। हाई स्कूल अगर मार्कशीट में लिखा जाएगा तो H.S. तो एस नहीं हुआ सोशल का। सोशल का शॉर्ट फॉर्म एस नहीं हो सकता है। SO फिर भी थोड़ा सा कंसीडर किया जा सकता है। और स्टडीज के लिए STDS होता है। SST तो कहीं भी नहीं बनता है। अब इतना पॉपुलर हो गया गलत चीज कि सब टीचर्स भी यही बोल रहे हैं, बच्चे भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कोई एक व्यक्ति अगर इस बात को बिगाड़ सकता है, तो एक व्यक्ति उसको ठीक भी तो कर सकता है। हाँ, कोई मजाक बनाएगा, हमारी खिंचाई करेगा, लेकिन हमें सही का अनुकरण करना चाहिए। आइए फिर वापस आ जाते हैं। तो दूसरा लेवल है जहां पर श्वसन की क्रिया कार्य करती है, वो है टिश्यूज के स्तर पर, यानी ऊतक स्तर पर। जब मैम प्राणायाम में हम क्रमबद्ध तरीके से श्वास और प्रश्वास को संपादित करते हैं, संपादित करना माने करना, हम करते हैं, तो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनका फंक्शन वो बैलेंस्ड फंक्शन हो जाता है, संतुलित ढंग से कार्य करने लगती हैं। यानी उनसे हार्मोन का सिक्रीशन जितना होना चाहिए उतना ही होता है। साथ में अगर हमारे शरीर के भीतर कुछ विकार हैं, टॉक्सिन्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, तो वो नासिका के मार्ग से बाहर निकलते हैं, विकारों का क्षय होता है। जो व्यसन से जुड़ी हुई हमारी भावनाएं हैं, वो भी
धीरे धीरे करके कैसे सरलता से सहजता से क्षीण होती जाती हैं हमको पता नहीं चलता। अच्छा, ये सब लाभ जो है, जो व्यायाम करता है, तेज व्यायाम करता है, दौड़ता है, जिम जाता है, ट्रेडमिल पर वॉक करता है, उसको भी ये सब लाभ मिलते हैं, उसके भी कैलोरीज बर्न होती हैं, उसका भी वेट लॉस होता है। लेकिन फास्ट एक्सरसाइज से एंडोक्राइन सिस्टम कभी बैलेंस नहीं होता, और फास्ट एक्सरसाइज से अगर बीपी हाई रहता है, आपके शरीर की टेंडेंसी है एकदम से वो शूट अप करेगा और आपको वही ट्रेडमिल पर हार्ट अटैक पड़ जाएगा। आपको दौड़ते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए वही हार्ट अटैक पड़ जाएगा। आप डांस कर रही हैं, कहीं स्टेज पे परफॉर्म कर रही हैं, आपने तेज उसमें गति में डांस किया और वही ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ, वहीं पर डेथ हो जाएगी। लेकिन प्राणायाम, प्राणायाम से कभी बीपी हाई नहीं होता है। अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो बीपी आपका बढ़ ही नहीं सकता। अगर कोई प्राणायाम कर रहा है उस समय उसको अटैक, हार्ट अटैक पड़ ही नहीं सकता है। ये विशेषता है प्राणायाम की। और फास्ट एक्सरसाइजेस से जो ये मसल्स हैं इतनी हार्ड हो जाती हैं पत्थर की तरह, कि इनके अंदर से होकर के जो वेन्स और आर्टरीज जा रही होती हैं, वो उतनी सख्त मसल्स के बीच में उनका लचीलापन कम हो जाता है। और आर्टरीज, वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं, उन वॉल्स का फंक्शन सप्रेस हो जाता है और इस कारण ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो उसका शिकायत का क्या तरीका है? वहां पर बहुत पेन होता है, थाइज में पेन होता है। जो लोग बहुत डांस की 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं या और जो फास्ट एक्सरसाइज मसल्स बनाते हैं, 8 पैक 6 पैक, उनके साथ ये समस्या होती है। दवाई लेते रहते हैं, सालों निकल जाते हैं और वो समस्या दूर नहीं होती। कब दूर होगी वो समस्या? जब वो प्राणायाम, योग की तरफ लौट करके आएंगे, तब वो समस्या दूर होती है। मैम जिनकी लो बीपी लो की टेंडेंसी है तो क्या प्राणायाम से वो भी ठीक हो जाता है? प्राणायाम से लो और हाई दोनों ठीक हो जाते हैं। लो बीपी है जिनका, उनका नॉर्मल होता है, उनको कपालभाति जरा फास्ट करना चाहिए। और जिनका हाई बीपी होता है उनको स्लो करना चाहिए, फास्ट नहीं करना चाहिए। और जिनका लो बीपी रहता है वो भस्त्रिका भी फास्ट कर सकते हैं, तो उनको लाभ होगा। तो इस तरह से जब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम संतुलित हो गया प्राणायाम के फलस्वरूप, तो हमारे डायबिटीज, डिप्रेशन, एंजाइटी और इनडाइजेशन, पेट की समस्याएं, ये सब रोग हमको होंगे ही नहीं। और शरीर में अगर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहेगी, प्राणायाम वास्तव में है क्या? प्राणायाम वो क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से अधिक निष्कासित करते हैं शरीर से बाहर। तो जब ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे शरीर में बढ़ जाएगी तो कैंसर की संभावना भी खत्म हो जाती है। कैंसर क्या, और भी बहुत सी डिजीज, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होना शरीर में किसी भी तरह के रोग को दावत देने का एक प्रमुख लक्षण है। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बिल्कुल अच्छी स्थिति में बनी रहेगी अगर हम रोज प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम करने में सबसे शुरू में जो भस्त्रिका करते हैं उसके द्वारा हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की वृद्धि करते हैं। उस समय हमारे मन में विचार होना चाहिए कि इस अखिल ब्रह्मांड में जो पिता है, जो इसमें जो भी कुछ शुभ है, शांति है, सरलता है, सहजता है, ऊर्जा है, उस सबको मैं अपने भीतर ग्रहण कर रहा हूँ। इस विचार के साथ मन में ओम का ध्यान करते हुए आंख बंद करके एकाग्रता के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। लंबी श्वास, लगभग 2.5 सेकंड में एक लंबी श्वास लेनी चाहिए और लगभग 2.5 सेकंड में ही उस लंबी श्वास को छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हो गए 5 सेकंड, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 12 से 5 को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 12 बार आप भस्त्रिका 1 मिनट में कर लेंगे। जो साधारण व्यक्ति है, जिसे कोई रोग नहीं है या सामान्य रोग है, तो उसको 5 मिनट भस्त्रिका प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं और लंबी छोड़ते हैं, क्या होता है? हमें मन में ये विचार रखना है कि हम श्वास भर रहे हैं फेफड़ों, कहाँ तक? फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है। हमारी
ये थोरेक्स रीजन है, वक्षस्थल है जहां पर फेफड़े हैं, और उसके नीचे हमारा उदर भाग है। फेफड़ों की गुहा फुफ्फुस गुहा, पल्मोनरी कैविटी, और उसके नीचे जो हमारी गुहा है एब्डोमिनल कैविटी, उन दोनों के बीच में एक मसल होती है, मांसपेशी, उसका नाम है डायाफ्राम। हिंदी में कहते हैं महाप्राचीरा पेशी। तो हमें कहाँ तक श्वसन भरना है, विचार करना है कि हम डायाफ्राम तक, यानी फेफड़ों से नीचे डायाफ्राम तक उस वायु को अपने भीतर ले रहे हैं, धीरे धीरे गहराई के साथ। और फिर जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हम अपने पेट को अंदर की तरफ ले जाएंगे, अपनी ताकत से जितना हम अंदर कर सकें। तो पेट को अंदर की तरफ दबाव डालते हुए श्वास को नासिका से बाहर छोड़ेंगे। जब हमने लंबी गहरी श्वास ली, डायफ्राम तक श्वास भरी, तो क्या होता है, हमारे फेफड़े कहाँ हैं? रिब केज के भीतर, पसलियों के भीतर। वो पसलियां जो सामने जिस कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं, वो जो पसलियां हैं वो सामने जिस कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं, उसको कहते हैं स्टर्नम। तो जब हम श्वास भर रहे हैं अंदर, तो स्टर्नम ऊपर की तरफ उठता है, जो रिब केज है पिंजरा वो भी फूलता है और स्टर्नम ऊपर उठता है, और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, उसकी गति नीचे की तरफ होती है, यानी कि सीधा है तो ऐसे हो जाता है, नीचे की तरफ हो गया, तो फेफड़ों पर दबाव कम हो जाता है। फेफड़ों के चारों तरफ क्या है? वायु है, फेफड़ों के भीतर वायु है, और जब उसकी स्थिति बड़ी कर दी गई, जैसे कोई बैग है, गुब्बारा है, उसको आपने खींच लिया तो उसके अंदर जो हवा भरी है उस पर दबाव कम हो गया ना, और उसको दबा देंगे आप तो उस हवा जो अंदर वाली भीतरी वायु है उस पर दबाव बढ़ गया, स्थान बढ़ गया तो दबाव कम हो गया, स्थान कम किया गया तो दबाव बढ़ गया उसके ऊपर। तो जब हमने लंबी गहरी श्वास ली तो रिब केज फूल गया, स्टर्नम ऊपर की तरफ उठ गया, डायफ्राम नीचे की तरफ गया, तो हमारे फेफड़ों पर दबाव कम हो जाता है। जब भी कभी ये फिजिक्स कहती है, भौतिक विज्ञान, कि दो दो जगह हैं, है ना, और उसमें प्रेशर डिफरेंस है, एक जगह कुछ और एक जगह कम, एक जगह अधिक, तो क्या होता है, जहां प्रेशर अधिक है वहां से जो भी गैसियस ऑब्जेक्ट है वो कम प्रेशर वाले स्थान की तरफ मूव करने लगता है। तो जब हमारे फेफड़ों में दबाव कम हो गया, उस दबाव को सामान्य स्थिति में लाने के लिए जो प्राण वायु है ऑक्सीजन, वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, और जिससे कितनी प्रवेश करती है, ताकि बाहर और फेफड़ों के अंदर दबाव की स्थिति सामान्य हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाए। ऐसे ही जो बहुत हवाएं चलती हैं, जैसे कि समुद्र के ऊपर, समुद्र के जगह का जो स्थान है उसके आसपास का, वहां पर पानी से भाप निरंतर उठ रही है, तो निरंतर जो वाष्प उठ रही है, तो उसके कारण क्या हुआ, समुद्री स्थान पर, समुद्र तटीय क्षेत्र में उसका दबाव बढ़ गया, वो मॉइस्चर बढ़ा तो वहां पर उसका दबाव बढ़ गया। अब वहां से जो थोड़ा सा सुदूर दूर स्थान पर ऐसा भाग है जो समुद्र से दूर है और वहां की वायु में तो प्रेशर नहीं बढ़ा है, तो वहां की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तो समुद्र के तटीय क्षेत्र से हवाएं कहाँ चलती हैं? कम दबाव वाले क्षेत्र में। कभी आप मौसम विभाग की न्यूज सुने तो उसमें ये बात कही जाती है, और इसीलिए समुद्र के पास मुंबई आप जाए, उसके आसपास जो घर मकान होटल जो भी होते हैं चलने की जगह, तो वहां खूब सरसर सरसर हवा चल रही होती है। वो इसीलिए क्योंकि वहां से हवाएं चल करके कहाँ जा रही हैं? जहां पर दबाव कम है। तो इस तरह से अब जब हम श्वास छोड़ेंगे, ये श्वास हो गया, फिर प्रश्वास, एक्सेलेशन, जब हम एक्सेल करेंगे, बाहर श्वास छोड़ेंगे, तो हम अपने पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे, अंदर दबाएंगे तो जो डायाफ्राम है, मांसपेशी, वो ऊपर की तरफ उठेगी, वो नीचे हो गई थी, कॉन्वेक्स कॉन्केव हो गई थी,
यानी अवतल हो गई थी, और जब पेट को दबाया तो वो ऊपर उठेगी यानी उत्तल हो गई है। और उसके ऊपर उठने से इधर जो रिब केज है वो सामान्य स्थिति में बैठ जाएगा, तो फिर फेफड़ों पर दबाव बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो फिर से फेफड़े श्रिंक होंगे और अपनी वायु को वहां से बाहर निकालेंगे, जो नासिका के मार्ग से बाहर आ जाती है। ये क्रिया संपन्न होती है श्वसन तंत्र में भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान। अब हमारे फेफड़ों में श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है? नासिका मार्ग है, यहाँ से श्वास नली चली गर्दन से होती हुई और दो में बट गई श्वसनिकाओं में, और हमारे रिब केज में दो गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना होती है जिनको फेफड़े कहते हैं, उनके अंदर इंसर्ट हो जाती है। फेफड़ों में बहुत से छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं। इन कोष्ठकों को वायु कोश कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई, ALVEOLI, और सिंगुलर नंबर है एल्वियोलस। तो इन वायु कोशों में वायु भरी जाती है, इसलिए ये वायु कोश कहलाते हैं। एक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ वायु कोश होते हैं, और एक फेफड़े का क्षेत्रफल 75 से 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है। जैसे कोई सामान्य एक कागज की शीट है, उसका कुछ क्षेत्रफल है, लेकिन उसी कागज के ऊपर अगर आप लहरदार संरचना बना दें, जैसे कार्टन, गत्ते के कार्टन में जो डेलिकेट आइटम्स होते हैं वो सामान आता है, तो उसमें फपोले से बने रहते हैं ऐसे शीट में, तो जब वो उठाव और ग्रूव्स, प्रोजेक्शंस और ग्रूव्स होंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इसलिए फेफड़ों का क्षेत्रफल इतना अधिक होता है, 75 से 100 वर्ग मीटर के एक कमरे के बराबर, और उसमें 30 करोड़ से ऊपर जो है वायु कोश होते हैं। और फिर दोनों फेफड़े मिला के तो इनकी क्षमता कितनी अधिक, क्योंकि श्वास से ही तो हमारा जीवन चलेगा, तो ईश्वर ने पूरी व्यवस्था की है। लेकिन बिकॉज ऑफ गलत लाइफस्टाइल के कारण जो है क्या होता है, किसी के फेफड़े श्रिंक हो जाते हैं, किसी के 75% फेफड़े, ज्यादातर लोगों के कार्य ही नहीं करते, उनके वायु कोश डीएक्टिवेट हो चुके होते हैं, सेल्स डिजेनरेट होने लग जाती हैं, फेफड़ों में पानी भर जाता है, ये सब समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन प्राणायाम जो करता है उसके फेफड़े में कोई कमी नहीं रहेगी, वो बिल्कुल वैसे ही चदरिया जैसी ली हमने वैसी की वैसी ही वो वापस करता है। जो कबीरदास जी का भजन है, झीनी रे बीनी चदरिया झीनी रे बीनी, ये कबीरदास जी का फेमस एक रहस्यवाद का भजन है। जो एक सामान्य व्यक्ति है जब वो श्वसन करता है ना, तो एक श्वसन चक्र में वो कितनी ऑक्सीजन अंदर लेता है? सिर्फ 500 ml, सिर्फ 500 ml ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है। श्वसन चक्र कितना होता है? हमने लंबी गहरी श्वास ली और लंबी गहरी श्वास छोड़ी, ये हमारा एक श्वसन चक्र हो गया। और इस एक श्वसन चक्र के अंदर सिर्फ 500 ml ऑक्सीजन एक सामान्य व्यक्ति लेता है। कौन? जो प्राणायाम नहीं करता है, जो योग नहीं करता है। ऑक्सीजन या हम वायु कह सकते हैं। लेकिन जो प्राणायाम करता है उसने अपने फेफड़ों की क्षमता को इतना बढ़ाया हुआ है कि एक श्वसन चक्र के अंदर वो 4,500 मिलीलीटर वायु अपने शरीर के भीतर लेता है। 4,500 मिलीलीटर, कितना अंतर है सामान्य व्यक्ति में और योग करने वाले में। और जिसके उन्नत स्तर के फेफड़े हैं, यानी कई वर्षों से, बहुत समय से जो योग कर रहे हैं, उनके फेफड़ों में इतनी क्षमता होती है कि एक श्वसन चक्र के अंदर 8,000 ml वायु अपने शरीर के भीतर ग्रहण कर लेते हैं। और ये स्थिति हमने देखी कोरोना टाइम में कि लोग, कोरोना हुआ, हॉस्पिटल चले गए, जबकि वायरस का कोई ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में है नहीं, और हॉस्पिटल में जाकर के वो सरवाइव नहीं कर पाए, खत्म हो गए, क्योंकि वो तो 500 ml वायु लेते थे ना एक श्वसन चक्र में, उनके अंदर 500 ml वायु जाती थी। और जो योग करता है उसके अंदर 4,500, 5,000, 6,000, 8,000 ml ऑक्सीजन जा रही है या वायु जा रही है। तो जिसके शरीर के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी, वो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए पहले से तैयार खड़ा है। तो वो जो योग प्राणायाम करता था वो बच गए, और जो नहीं करते थे वो फिर उनको
सौभाग्य से तो कुछ बच भी गए, कुछ जो भी हुआ उनके साथ अहित हुआ। तो ये कमाल है प्राणायाम का। इससे हम अपने श्वसन तंत्र को उन्नत स्तर का बना लेते हैं। जो प्रतिदिन भस्त्रिका करता है उसको जुकाम, खांसी, कफ, कफ की जितनी समस्याएं हैं वो सब उसको कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इससे हम अपना श्वसन तंत्र को बिल्कुल क्लियर करते रहते हैं, उसका बिल्कुल प्रक्षालन करते रहते हैं निरंतर। अब देखिए, ये बात समझ में आ गई और इस पर आजकल अनुसंधान भी चल रहा है कि ज्यादातर रोग ऑक्सीजन की कमी से होते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में किन किन स्तर पे कार्य करती है? 3 रूप में ऑक्सीजन का कार्य होता है हमारे शरीर के भीतर। एक तो ऑक्सीजन की उपलब्धता तो होनी ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन का कंबशन भी होता है हमारे शरीर के भीतर। कंबशन यानी दहन, यानी जलना, यानी कि ऑक्सीकरण। और दूसरा है कि हमारे लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है हमारे मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान में ऑक्सीजन की उपलब्धता या आवश्यकता। तो पहला है ऑक्सीजन की दहन के लिए आवश्यकता। अब ये दहन किस तरह से होता है? हमने कोई कागज का टुकड़ा लिया और उसको माचिस की तीली से जलाया तो धुआं सा उठने लगता है। पूरा कागज जब जल जाता है तो वहां पर सिर्फ काला कार्बन होता है और कुछ नहीं, और धुआं उठ रहा होता है। और कुछ 2-3 दिन के बाद अगर आप वहां जाएंगे तो वो कार्बन भी नहीं होगा जो राख है, क्योंकि वो वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलकर के वो भी धुआं बन जाएगी। ये धुआं क्या है? ये धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नाम है कि एक परमाणु कार्बन का और 2 परमाणु ऑक्सीजन के। तो लैटिन भाषा में डी डाई का मतलब होता है 2। तो एक परमाणु कार्बन कि 2 ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे उसका पूरा ऊर्जा CO2। दिखाता है। तो धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन तो हर चीज के अंदर है। कोई भी चीज, जब हमने कागज जलाया तो वो जल करके धुआं में परिणत हो गया, परिवर्तित हो गया। तो कार्बन का संयोग ऑक्सीजन के साथ हो गया। अब अगर मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है और उसके ऊपर आपने एक ग्लास ढक दिया, थोड़ी देर मोमबत्ती जलेगी, उसके बाद बुझ जाएगी, क्योंकि उस ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। तब तक तो वो मोमबत्ती जली, और जब वो अंदर की ऑक्सीजन सब जलने में यूटिलाइज हो गई, वहां ऑक्सीजन नहीं बची, तब मोमबत्ती बुझ गई। तो ऑक्सीजन जलने में सहायक है। और इसको रासायनिक भाषा में ऑक्सीजन के जलने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण क्या है? किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना, ये ऑक्सीकरण है। अगर गंधक है, सल्फर है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो SO2, SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया उसने, तो ये सल्फर का दहन हो गया, या सल्फर का जलना हो गया, या सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। यानी कि दहन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम वायर है, पटाखे, अगरबत्ती, जो हंटर आता है दिवाली में और फुलझड़ी आती है, उसमें मैग्नीशियम होता है, सल्फर होती है। तो वो ये सब फास्फोरस होता है, ये चीजें जलने पर प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो इसलिए इनको मसाले में मिलाते हैं पटाखे की। उसको जलाते हैं आप, मैग्नीशियम का वायर जल गया तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, ओ मिल गया उसके साथ, ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीकरण हो गया। तो कोई अब मैग्नीशियम नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे धुआं बन गया तो उससे हम कागज थोड़ी वापस ले सकते हैं। तो एक बार जो चीज क्रिया हो गई, रासायनिक क्रिया, उसके बाद हम पहले वाली चीज को उससे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा जो भोजन बनता है घरों में, खिचड़ी बन गई तो उससे कच्ची दाल चावल हम बना लें तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि रासायनिक क्रिया हो चुकी है। तो इसी तरह से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन का देखिए पाचन किस तरह से होता है। हम भोजन विभिन्न रूपों में ग्रहण करते हैं। प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, है ना, ये इन सब
अब हम अगर सलाद खाएंगे तो विटामिन और मिनरल्स जा रहे हैं हमारे शरीर के भीतर, और दाल चावल आटे में भी विटामिन होते हैं। लेकिन चावल है, आलू है, कार्बोहाइड्रेट अधिक है, आलू में स्टार्च अधिक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट, चिकनी चीजें, घी तेल खाया तो फैट्स, वसा की मात्रा अधिक है, दालें खाई प्रोटीन्स अधिक है। इस तरह से तो हम अलग अलग रूप में, मुख्य रूप से ये 5 तत्व अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं। अब हमारे शरीर में, पेट में, चाहे चावल गया या कुछ भी गया, कार्बोहाइड्रेट गया, स्टार्च गया, प्रोटीन गया, इन सब का सरलीकरण होता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारी नली है खाने की, तो उसके अंदर एंजाइम होते हैं, और एक पर्टिकुलर पीएच मान होता है वहां पर। उसके फलस्वरूप हमारे भोजन पर एक तो पीसा जाता है, पहले आमाशय में उसकी पिसाई होती है, फिर उसके ऊपर रासायनिक क्रिया होती है एंजाइम्स वगैरह की। तो उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उन पदार्थों का को सरल किया जाता है। जो स्टार्च है वो सरल होगा, प्रोटीन वो सरल होगी, सरल होकर के जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है वो है शर्करा, ग्लूकोज। जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, आखिर में जो बनता है। तो सरलीकृत होकर के जो ग्लूकोज बन गया, वो हो गया मुख्य पदार्थ। जो हमने खाया था वो सब का सब ग्लूकोज में बदल गया। अब शरीर के भीतर उसी आमाशय में ही जो वायु है उसमें ऑक्सीजन भी है। हम्म? वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ मिलकर क्रिया करेगी। किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो उसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं और दहन भी कहते हैं। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल रही है हमारे आमाशय में, तो क्या हो रहा है, उस ग्लूकोज का या भोजन का दहन हो रहा है, या उस भोजन का या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। और इस ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप 3 चीजें बनती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा खाने से ही तो आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये 3 चीजें बनती हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि खाना कितना खाएं कि थोड़ी सी उसमें आमाशय में जगह बच जाए, क्योंकि कुछ जो, ताकि भोजन को उसमें घूमने की, पिसने का के लिए स्थान मिल सके। और वहां पर जो वायु है, वायु तो सब जगह है, जहां अवकाश है, जहां खाली है वहां पर वायु है। तो वहां जो वायु है उसकी ऑक्सीजन भोजन के साथ क्रिया करेगी, उसके लिए भी स्थान होना चाहिए। तो ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। तो भोजन का वहां पर दहन हुआ। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो भोजन का दहन होगा ही नहीं, तो भोजन का पाचन नहीं होगा। अगर भोजन का पाचन नहीं होगा तो वो भोजन सड़ेगा, और वो सड़ा हुआ भोजन ही हमारे लिए रोग का कारण बनेगा। हमारी आंतों में, उसमें सब में जो बहुत फाइन मटेरियल की चीजें होती हैं, जैसे मैदा है, वो खाने के लिए मना किया जाता है। मैदा, ब्रेड, मैगी, नूडल्स, ये बर्गर, पिज्जा, ये सब मैदे से बनी हुई चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने फाइन हैं, इनके साथ में ऑक्सीजन का पूरा एसिमिलेशन मिलना, उनकी पूरी रासायनिक क्रिया संपन्न ही नहीं हो पाती है। और वो स्टिकी मटेरियल, फाइबर्स का अभाव होता है। जब हम सलाद और फ्रूट्स कम खाते हैं तो फाइबर के अभाव में वो हमारी आंतों की दीवार में चिपक जाता है सीमेंट की तरह से, और फिर हमारे पेट में दर्द और अपच और जो भी कुछ होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है दहन के लिए हमारे शरीर में। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, भोजन का दहन नहीं होगा, तो हमें रोग होंगे। ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। अगर ऑक्सीजन श्वसन के माध्यम से शरीर में भरपूर ऑक्सीजन होगी तो किसी भी तरह का कोई फंक्शन, किसी भी पार्ट का, किसी ऑर्गन का बुरा नहीं हो सकता, निम्न स्तर का नहीं हो सकता, वो सही ढंग से कार्य करते रहेंगे। तो ऑक्सीजन ईंधन है हमारे शरीर को चलाने के लिए, बहुत आवश्यक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता शरीर में क्यों है। और फिर उधर हमने प्राणायाम में क्या पढ़ा है कि प्राण ही उस भोजन का पाचन करते हैं। यानी कि कौन से प्राण? समान नामक प्राण। हमारे पाचन तंत्र को कौन करता है सुपरवाइज? समान नामक प्राण। यानी कि जो समान, जिस प्राण का नाम है, उसने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। केमिस्ट्री क्यों, बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। तभी तो वो भोजन का इतने अच्छे से पाचन कर रहा है।
इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर ने सारे विषय पढ़े हुए हैं। हम तो एक विषय को पढ़ करके मास्टर की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन वो हर विषय में निष्णात है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये बात हमारी हो गई। अब दूसरा पॉइंट आता है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र से संबंधित लाभ। जब हमने रासायनिक समीकरण का अध्ययन किया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो तीन चीजें बनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको तो हम नासिका से निष्कासित कर देंगे, श्वसन के माध्यम जब प्रश्वास करेंगे तो वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाएगी। लेकिन जो जल की मात्रा है वो हमारी लसिका को पतला करती है, उसके फ्लो में सहायक होती है। कहते हैं खून पतला होना चाहिए, गाढ़ा खून अच्छा नहीं होता है। अगर रक्त गाढ़ा होगा यानी लसिका गाढ़ा होगा, जल की मात्रा कम होगी तो क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी आर्टरीज में। तो इसलिए रक्त का पतला होना आवश्यक है। तो वो जो जल उत्पन्न होता है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र में उपयोग में ले लिया जाता है। और जो लसिका है, जो लिम्फ है हमारे ब्लड का, वो उससे तनुता उसकी बढ़ जाती है। तनुता का मतलब जल का अंश बढ़ जाता है, तो उसको तनु कहते हैं। तो इस और हाँ, प्राणायाम में आपसे ये कहा जाता होगा कि प्राणायाम के समय पानी नहीं पीना है। जैसे नया नया कोई योग प्राणायाम करने आता है ना, तो अपने बैग में वो पानी की एक अच्छी सी बॉटल भी लेके आता है। बीच में पानी कभी नहीं पीना चाहिए। प्राणायाम करने के आधा घंटा पहले पी ले या आधा घंटा बाद पिए। जो आधा घंटा पहले पी लेंगे तो वो हमारा किडनीज में पहुंचना है या शरीर में कमी है या आमाशय में इस समय पानी की कमी है या और भी सब अंगों में, तो वो चीज सब सेटल डाउन हो जाती है। और बीच में क्यों नहीं पीना है? क्योंकि श्वसन की क्रियाओं में के फलस्वरूप उसमें जल उत्पन्न हो ही रहा है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो जल तो स्वतः उत्पन्न हो रहा है, कितना, जितनी आवश्यकता है। तो इसलिए बीच में हम जल डाल करके एक व्यवधान उत्पन्न कर लेंगे। जैसे क्लास चल रही है, सब टीचर पढ़ा रहे हैं और कोई स्टूडेंट पूछ रहा है पढ़ाई की बात, लेकिन विक्षेप होता है ना। एक जो लय के साथ जो प्रक्रिया चल रही है उसको ही होने देते हैं कि वो कार्य संपन्न हो रहा है शरीर के भीतर। फिर इसके बाद आता है भस्त्रिका के बाद जो तीसरा पॉइंट है, मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान के लिए ऑक्सीजन की उपयोगिता। ये हम जब अनुलोम विलोम लेंगे तब इसको टच करेंगे। अब हम आते हैं कपालभाति प्राणायाम पर। कपालभाति प्राणायाम में हमें ये अनुदेश दिया जाता है कि श्वास लेने का कार्य सामान्य रूप से स्वतः होगा, उसको हमें अपनी तरफ से बलपूर्वक नहीं करना है। लेकिन प्रश्वास का कार्य, एक्सेल करने का कार्य हमें बलपूर्वक करना है। तो नासिका से बलपूर्वक श्वास का निष्कासन और श्वास छोड़ने के साथ पेट को हम अंदर करते हैं। ये क्रिया साइमल्टेनियस, साथ साथ चलती है। नासिका से श्वास बाहर और पेट अंदर। इसको 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक लगता है। 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। और हमारे हार्ट बीट्स का भी यही स्तर होता है का 60-70, बच्चों में 80 तक होता है, 80-82 होता है, बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो एक उसी लिहाज से उसके साथ तारतम्य स्थापित करने के लिए कपालभाति करने का जो रेट रखा गया है, जो लयबद्धता रखी गई, जो रिदम रखा गया है, वो 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक। अगर हाई बीपी रहता है या कोई हार्ट पेशेंट है तो उनको इससे भी ज्यादा धीरे 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 कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। अब देखिए कपालभाति प्राणायाम, इसका शब्द का मतलब क्या है। कपाल हम इस सिर वाले क्षेत्र को कहते हैं, और यहाँ पर हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारा मस्तिष्क और आंख, नाक, जिह्वा और ये कान, सुनने की शक्ति, ये आते हैं हमारे कपालभाति प्राणायाम। कपाल के अंदर ये क्षेत्र आता है। तो भा का अर्थ है प्रकाश। भा के ऊपर बिंदी या चंद्र बिंदी नहीं है। भा बड़े आ की मात्रा भा पर और ता पर छोटी ई की मात्रा।
कुछ लोग कपाल भारती कहते हैं, वो गलत है, भांति कहते हैं, वो गलत है। तो भा का अर्थ होता है प्रकाश। जैसे सूर्य का एक पर्यायवाची है भास्कर, जो प्रकाश करता है वो। और सवेरे की किरणों को कहा जाता है प्रभा, आभा, प्रभा, ऐसे लड़कियों के नाम होते हैं। तो भा का अर्थ है प्रकाश। तो हमारा ये कपाल क्षेत्र जो है ये प्रकाशवान हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि फेयर एंड लवली का काम करता है कपालभाति प्राणायाम, कि हमें वो लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बात सच है। सेल्फ हीलिंग सिस्टम जो है प्राणायाम का, अपने आप ऐसी हीलिंग होती है, एंटी एजिंग इफेक्ट होता है प्राणायाम का। जब शरीर के अंदर सारा सिस्टम ठीक हो रहा है तो त्वचा पर भी तो असर पड़ेगा, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये प्राणायाम का अद्भुत लाभ होता है। और इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ना कोई क्रीम खरीदने जाना है, ना कोई सर्जरी करानी है, प्लास्टिक सर्जरी। ये सब चीजें अपनी मानवीय कृति का एक तरह से अपमान होता है। जो प्राकृतिक रूप से जो हमें मिला है उसको स्वीकार करना चाहिए। और अगर हम उसको स्वीकार न करके उसका रूप बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो हम उस प्रकृति का अपमान कर रहे हैं। और ये प्रकृति ही तो ईश्वर का व्यक्त स्वरूप है जो हमारे चारों तरफ है। तो फिर उसका भी अपमान कर रहे हैं और दिखाने के लिए फिर ईश्वर की वो पूजा कर रहे हैं। तो इस गहराई के साथ हमको अपने जीवन को, अपने को, संसार को, जो कुछ घटित हो रहा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक दार्शनिक भाव की तरह से, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में हमें संसार को देखने का प्रयास करना चाहिए। जो योग करता है ना, वो उसकी उम्र, उसकी आयु के हिसाब से नहीं होती है, उसके चिंतन के हिसाब से होती है। वो परिपक्व हो जाता है। हमें अपने परिपक्व होने को संपादित भी करना है समाज में। इस तरह से हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो कपालभाति प्राणायाम में हम जब पेट को अंदर करते हैं तो जो डायाफ्राम है उस पर दबाव पड़ता है। तो निरंतर बार बार उस पे डायाफ्राम पर दबाव पड़ रहा है तो कुंचन और प्राकुंचन, कुंचन माने सिकुड़ना और प्राकुंचन माने फैलना। तो ये सिकुड़ने फैलने की क्रिया जो लगातार होती है, तो जो भी हमारे उदरस्थ जो भी अंग हैं वो सब सिकुड़ते हैं फिर रिलैक्स्ड होते हैं, फिर सिकुड़ते हैं रिलैक्स्ड होते हैं। ना केवल उदर के अंग, जब डायाफ्राम अंदर की तरफ दब रहा है और फिर फैल रहा है तो डायाफ्राम का कनेक्शन अभी आगे आएगा, जो कल के सत्र में लेंगे, कि यहाँ मस्तिष्क के नीचे जो तरल पदार्थ होता है वहां की तरंगों को प्रवाहमान करने का संबंध डायाफ्राम के सिकुड़ने और फैलने से होता है। तो वहां तक, और उसका संबंध होता है हमारे मस्तिष्क से। तो इस तरह से हमारा पूरा शरीर, थायराइड की समस्या है, कपालभाति उसके लिए बहुत योगदान देता है। थायराइड है, मस्तिष्क है, सब में कपालभाति प्राणायाम जो हम 7 प्राणायाम करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि प्राणायाम है। हमारे शरीर के भीतर के एक एक ऑर्गन को ये स्वस्थ बनाता है कपालभाति प्राणायाम। और इसके अभी आज एक महिला है तो वो कह रही थी कि ऐसा कुछ लगता है कि जैसे जब ध्यान की का वो होता है तो हम उसमें थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। तो वो बोली कि आज जो आप बोल रही थी वो हमें सुनाई कम सा आ रहा था। तो उम्र है उनकी, ऐसे कोई बहुत उम्र भी नहीं है, मेरे ही बराबर है। तो फिर तो हमने उनसे यही कहा कि आपका क्योंकि वो सैटरडे संडे आती है और बाकी 4 दिन नहीं आती हैं, वो 5 दिन नहीं आती हैं, उनको घर में काम रहता है। तो अगर कपालभाति हमारा कम हो रहा है, वो अनुलोम विलोम तो खूब करती है, हमें सब कुछ हर एक पे उसकी अवधि पे ध्यान देना है। तो कपालभाति उनका कम हो पाता है, उन्होंने बताया। तो हमने कहा कि एक तो ईयरबिट लीजिए और कपालभाति अपना 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट का अवश्य रखिए। और अनुलोम विलोम वो 1.5 घंटा कर लेती हैं, वो भी आवश्यक है, अनुलोम विलोम भी आवश्यक है। लेकिन कपालभाति को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और कोई ये पूछे कि इसके लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जो पूरा पैकेज है वो पूरा करना है, अपने पूरे शरीर को समग्र रूप से चिकित्सा देने के लिए पूरा पैकेज हमें हर प्राणायाम पर उतना ही। जैसे हर विषय को पढ़ना जरूरी है, कौन सा विषय पढ़ लें तो हम ये बन जाएंगे बड़े होकर के, ऐसे नहीं। सारे जो 5 सब्जेक्ट्स हैं सारे ही पढ़ने होते हैं। तो जो हमारे प्राणायाम है वो हमें सारे करने होते हैं। तो इस तरह से जब महाप्राचीरा पेशी पर या डायाफ्राम पर पुनः पुनः हम दबाव डालते हैं तो हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से निरोग रखने का प्रयास करते हैं। और ये इस तरह से प्रेशर डालने से
जो हमारे शरीर के भीतर जो वेन्स हैं, शिराएं हैं, जो खरी सी नसियां नाड़ियां दिखाई देती हैं, इनके अंदर वॉल्व होते हैं। वो रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं। और बार बार कपालभाति का दबाव तो यहाँ पड़ रहा है, शरीर की जितनी भी वेन्स हैं, जितनी भी शिराएं हैं, उन सब पर ये दबाव पड़ता है, हटता है, रिलीज होता है, फिर दबाव, फिर रिलीज हुआ, फिर दबाव, फिर रिलीज हुआ। तो उससे उनके वॉल्व का फंक्शन उन्नत होता है और इस तरह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको कहते हैं इंट्रावीनस प्रेशर। इंट्रा माने वेन्स के अंदर, इंट्रावीनस प्रेशर। और उससे हमारे शरीर में कहीं क्लॉट अगर बन भी रहा है तो वो हट जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। तो इसको यहीं रोकेंगे और यहाँ से इसको हम कल ले लेंगे आपके साथ। समय हो चुका है और इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। ऐसे पूछना तो नहीं होगा लेकिन फिर भी। मैम प्राणायाम से सिर के बाल भी आ सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल आ सकते हैं। अभी तो परसों दिखा रहे थे, परसों दिखा रहे थे। एक 100 साल की महिला है और वो प्राणायाम करती है और उसके काले बाल में उग रहे हैं और दांत निकल के आया है नया एक। मैम 100 साल के बाद तो ये होता है, लेकिन अभी मेरी उम्र 41 वर्ष है मैम, अभी संभव है क्या? 100 साल के बाद तो मैंने और भी केसेस देखे हैं, बिना प्राणायाम के भी लोगों के बाल निकलते हैं मैम, मैम और में दांत कभी भी ये काट संभव निकलते है। एक्सरसाइज हैं, करनी है, लेकिन वाली प्राणायाम एक्सरसाइज भी बालों की करनी है और प्राणायाम से बहुत कुछ संभव हुआ है। और जो दिव्य केश तेल है, जो एडवांस्ड हेयर ऑयल है, ये स्वामी जी का बहुत अच्छा है, पर वो तो हम नहीं लगाते मैम हैं। केश 1-2 तेल किलो तो अभी लगाते हैं। प्रयोग कर चुका हूँ तेल, तो मैं प्राणायाम से कुछ हो सकता है क्या मैम? तेल तो प्रयोग कर चुका हूँ मैं, अच्छा, 1-2 किलो का। हाँ जी मैम, प्राणायाम काफी से प्रयोग कर। तो क्या नहीं हो सकता है? जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो तब ठीक हो रही है। लेकिन नहीं मैम, अगर पहले। यस मैम प्लीज। अगर ये जो बैडनेस है, अगर किसी फंगस के कारण होती है तो उसमें नहीं आ सकते हैं बाल। हमको नहीं पता होता है कि एयर के थ्रू कब किस फंगस का स्पोर हमारे ये स्कैल्प पर आ गया, उसके कारण हो गया, तो वो हमें पता नहीं होता है। अगर वो हो गया है तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उसमें रूट्स तक उसका इफेक्ट हो जाता है। जो हमारी स्किन के नीचे सुपरफिशियल लेयर होती है ना, वहीं पर तो हमारी ये रोम ग्रंथि होती है बालों की। तो वहां तक कोई भी फंगस, जैसे खुजली वाला होता है ना फंगस, वो भी फंगस है। तो ये फंगस का प्रभाव वहां तक होता है। मैम तो खुजली इसलिए वाला तो ट्रीट हो रहा है, हाँ, खुजली वाले फंगस को तो ट्रीट कर रहे हैं, उसका तो हाँ, वो ठीक ट्रीटमेंट हो है। जाता है, खुजली का ठीक हो जाता है निरंतर मसाज करने से। गोले का तेल तो या मैम सरसों का तेल कैसे पता निरंतर लगेगा मसाज। मैम फंगस है या क्या है? पहले तो थे मेरे को बाल मैम। हाँ, तो कोई नहीं, आप प्रयास करिए। क्या? प्रयास करने के ध्यान से वही कितना है करना कि है प्रयास मैम? और विश्वास। हाँ, प्राणायाम करिए अच्छे से डट के। कपालभाति थैंक यू मैम। प्राणायाम करिए, क्या पता हो जाए। और जब ये स्वामी जी ने शुरू कराया था तब तो बिल्कुल मिरेकल जैसे लोगों ने परिणाम बताए थे। एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया, हड्डी बढ़ गई थी, दांत टूट गए थे। तो वो हमारी हड्डी एक जगह पैर में बढ़ गई थी, तो वो अब सामान्य हो गई है। हाथ में भी यहाँ बढ़ गई थी, एक्सीडेंट हुआ था ये, तो अब तो वो गायब है। तो मैम बहुत कुछ कुछ होता है। मेरे शरीर में कुछ गांठ है ये लाइपोमा की, तो ये भी कपालभाति से जाएंगे? 100% कपालभाति से खत्म हो जाती है। थैंक यू, थैंक यू। मैम कपालभाति करते टाइम बहुत सारे थॉट्स आते हैं, डार्कनेस जो आता है आंखों के सामने, तो मतलब